हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बहुपद क्या है, उसका परिचय, उसके वर्गीकरण तथा उसके प्रकार और उसको पहचानने का तरीका कि बहुपद कौन है और कौन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुपद के बारे में। बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं और पोलिनोमियल का आज हम इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय जानने वाले हैं कि आखिर पोलिनोमियल होता क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, पोलिनोमियल को दो भागों में मैं बांट देता हूं। पोलिनोमियल जो शब्द है यह मुख्य रूप से दो वर्ड से मिलकर बना है, दो शब्द से मिलकर बना है। एक है पोली और दूसरा है नोमियल। पॉली का अर्थ होता है मेनी और नोमियल का अर्थ होता है टर्म। ये दोनों ही ग्रीक वर्ड हैं। ग्रीक वर्ड पोली और इंग्लिश वर्ड उसका मेनी होता है। मेनी का मतलब होता है बहुत और टर्म का मतलब होता है पद। तो बहुत का मतलब होता है जिसे एक से ज्यादा संख्याओं का बोध होता है या एक से अधिक संख्याओं के लिए या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन टर्म के बारे में हम समझेंगे कि टर्म होता क्या है। टर्म यानी कि पद। मुख्य रूप से टर्म यानी कि पद जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है अचर और दूसरा होता है चर। अचर को इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट, चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट। चर तथा अचर ये दो चीजों से मिलकर बनता है टर्म। जैसे 4x, जिसमें 4 जो है अचर है और x जो है वो चर है। चर को मुख्य रूप से अल्फाबेट के 26 लेटर ABCD जो है उसमें से कोई भी लेटर का प्रयोग करके दर्शाया जा सकता है। लेकिन अचर का मान फिक्स्ड होता है, उसका मान बदलते नहीं रहता है। इस वजह से अचर को जो है किसी अल्फाबेट के नंबर से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, उसे संख्या से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चर और अचर दोनों के समूह को ही हम लोग पद कहते हैं। लेकिन कई दफा अकेला दो भी पद है, कई दफा अकेला x या x क्यूब या x स्क्वायर भी पद है। तो सवाल यह है कि क्या इसमें चर शामिल है या फिर से क्या इसमें अचर शामिल है। तो बिल्कुल सही, इसमें आप देखेंगे कि चर शामिल है। x का पावर 0। क्यों भाई, कैसे? मैंने लिखा था 2, तो असल में 2 × 1 भी लिख सकते हैं इसे, और 2 के लिए 2 मल्टीप्लाई और 1। हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी नंबर का पावर या किसी भी राशि का पावर यदि 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। तो इस 1 की जगह भी हम x का पावर 0 लिख सकते हैं या इसको 2x⁴ लिख सकते हैं ऐसे। तो हमने क्या देखा कि केवल 2 था, मगर यहाँ पर इसके बगल में क्या छुपा था? x का पावर 0। दिखाई तो दे रहा था केवल अचर है, लेकिन उसके साथ चर भी शामिल था। अब यहाँ पे दिख रहा है केवल चर राशि है x, लेकिन उसके आसपास जो है कोई अचर राशि दिख नहीं रहा है। लेकिन दर हकीकत बात यह है कि इसके भी बगल में 1 हिडन होता है। तो हम देखते हैं कि कोई भी प्रकार का टर्म बिना चर या अचर का नहीं होता है। यानी कि अगर केवल 120 हो तो ज़रूर इसके पास x का 0 हो सकता है या y का 0 हो सकता है या z का 0 हो सकता है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ केवल 2 या 2x⁴ या 120 या 120x⁴ ये एक ही जैसा है, ये भी एक ही जैसा है। तो ये भी एक टर्म है, भले वो केवल 2 हो या 2x⁴ हो या 2x⁴ हो या 3x⁴ हो या 2x⁴ हो, ये सभी के सभी पद कहे जाते हैं। बहुपद के पदों को तो हमने जान लिया, लेकिन अब हम जानेंगे कि किस तरह के दिखाई देने वाले व्यंजक बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पद कौन है और कौन नहीं है, क्या जानने वाले हैं? बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान। चर को तो आप लोग जान चुके हैं, तो बस कुछ टर्म है। चर का पावर -1 दिखे
या चर का पावर रूट में दिखे, या चर खुद रूट में दिखे, या चर का पावर फ्रैक्शन यानी कि बट्टा में दिखे, या चर खुद बट्टा में दिखे, या फिर से चर का पावर पॉइंट में कोई दिखे, तो समझ जाना है कि वह बहुपद नहीं है। अब जैसे नंबर 1 का एग्जांपल हम दिखाते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x का पावर -1 प्लस 4। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x का पावर -1 है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। फिर दूसरा का एग्जांपल हम देख रहे हैं, जैसे 2x का पावर 2 प्लस 3x का पावर रूट अंदर 2 प्लस 4। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि रूट में 2 है जो कि रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। हाँ, एक अलग बात है कि 2x का पावर 2 हो प्लस 3x का पावर रूट में 4 हो जाए, रूट अंदर 4 हो और यहाँ पे प्लस 4 है, तो रूट 4 का जो वैल्यू होता है वो तो 2 होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x का पावर 2 प्लस 3x का पावर 2, क्योंकि 4 का वैल्यू 2 होता है, प्लस 4। तो यहाँ पर कोई रूट बाकी नहीं रहा, दिख तो रहा है कि रूट में है लेकिन यह रूट से बाहर निकल गया, इस वजह से ऐसा बहुपद हो सकता है मगर ऐसा बहुपद नहीं हो सकता है। तीसरा एग्जांपल हम लेंगे, जैसे चर रूट में हो जाए 2x स्क्वायर प्लस रूट अंदर 3x प्लस 4। अब ऐसा जो दिखे तो आप देख पा रहे हैं कि 3 तो रूट में है ही है, हालांकि 3 एक अचर है और अचर रूट में हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस चर नहीं होनी चाहिए, लेकिन चर भी यहाँ पे रूट में दिख रहा है इसलिए यह बहुपद नहीं है। लेकिन दूसरी ओर ये इस बहुपद पे आप गौर करेंगे, जैसे 3x का पावर 2 हो जाए प्लस 4 हो जाए, तो x का पावर 2 होने की वजह से यह तो रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 2x का पावर 2 प्लस रूट अंदर 3 और यहाँ पर x बाहर निकल जाएगा, तो फिर यहाँ पे केवल अचर रह गया रूट में, तो अचर के होने की वजह से यह बहुपद ना हो ऐसा नहीं है। यहाँ पे चर खाली है, रूट के बाहर है, तो रूट के बाहर होने की वजह से यह बहुपद हो सकता है मगर यह बहुपद नहीं हो सकता है। उसके बाद हम इस तरह का एग्जाम्पल लेंगे जिसमें चर का पावर जो है बटा में हो यानी कि भिन्न में हो, जैसे 4x का पावर 1/2 हो जाए प्लस 4 हो जाए तो यह बहुपद नहीं है, या फिर से 5x का पावर 2/3 हो जाए प्लस 5x स्क्वायर हो जाए प्लस 5x हो जाए, तो यहाँ पर स्क्वायर है पावर 1 है लेकिन यहाँ पे भिन्न है इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा बहुपद जो कि दिखे कि वो भिन्न में है, जैसे कि 2/2 दिखे कि यह भिन्न में है लेकिन कटने के बाद वो भिन्न में बाकी नहीं रहे, तब हम वहाँ पर जो है उसे देखेंगे कि वो बहुपद है या नहीं है। जैसे सॉल्व करते 2 से 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 5x का पावर 1, यहाँ पे 5x का पावर 2 और यहाँ पर 4, तो यह तो भिन्न नहीं रहा, यह भी भिन्न नहीं है, तो फिर यह बहुपद हो जाएगा, यानी कि जब यह बहुपद हुआ तो यह भी बहुपद हो जाएगा। भले ही वो भिन्न में ही क्यों ना दिखे लेकिन कटने के बाद वो भिन्न नहीं रहता है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि वह बहुपद हो जाएगा। आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि चर खुद बटा में नहीं हो, जैसे 2x है और ये फ्रैक्शन में आ गया प्लस 5, तो यहाँ पे बटा में आ गया, भिन्न में आ गया। 1/2 होने की वजह से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1/x होने से फर्क पड़ता है, या 1/x जो है यह भिन्न में है, यानी कि चर किस में है, चर भिन्न में है, भिन्न में है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए, हाँ, दिखने को कभी कभार दिखेगा कि चर जो है भिन्न में है लेकिन वो भिन्न में नहीं होगा सॉल्व करने के बाद, जैसे x²/2x। अब यहाँ पे देखने को दिख रहा है कि चर नीचे है यानी कि भिन्न में है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे x² 2x + 5, तो एक x से तो x कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, ऊपर x नीचे 2 + 5, तो अब तो नीचे कोई x नहीं रहा ना, तो यहाँ पर दिखने को दिख रहा है कि यह भिन्न में है लेकिन अभी यह भिन्न में नहीं है, इसलिए यह बहुपद होगा, यानी कि यह भी बहुपद होगा, यानी कि यह भी बहुपद होगा। तो दोस्तों, आप जब भी यह चेक करेंगे कि कौन बहुपद है या नहीं है, तो उसको आप एक अच्छे तरीके से आप उसको जो है सॉल्व करके देख लीजिएगा कि वो बच रहा है कि नहीं भिन्न में। यहाँ पे एक और बताया गया लास्ट में, ये चौथा नंबर हुआ, ये 5वां नंबर हुआ और 6ठा नंबर में दिया गया है कि चर का पावर पॉइंट में हो वह भी जो है बहुपद नहीं है, जैसे 4x का पावर 0.2 हो जाए, यहाँ पे 5x हो जाए। अब इसका मतलब क्या है, जैसे 4x का पावर पॉइंट में 2 है, तो अगर हम नीचे 1 दे दें, पॉइंट उड़ा दें, तो फिर एक अंक है उसके बाद में तो एक 0 आएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
4 x का पावर 2/10 प्लस 5x। हालांकि ई भी कटेगा तो आएगा 4 x का पावर 1/5 प्लस 5x। फिर यहाँ पे भिन्न आया कि नहीं, दशमलव का मतलब उसे जब हम भिन्न में बदल सकते हैं, तो जब भिन्न में आ गया तो हमने पहले ही कहा था कि उसका जो पावर है वो भिन्न में नहीं होना चाहिए, उसका पावर जो है वो भिन्न में नहीं होना चाहिए, अगर है तो बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 6 टर्म है, 6 शर्त हैं, इसको हमने देख लिया, समझ लिया। ठीक है, देख लिया हमने, समझ लिया, और हम कह सकते हैं कि जब भी इस तरह से दिखेगा, जब भी इस तरह से दिखेगा तो वो समझिए कि भिन्न नहीं है। अब देखिए, उसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, चर का पावर रूट में नहीं होना चाहिए, चर खुद रूट में नहीं होना चाहिए, चर का पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए, चर खुद भिन्न में नहीं होना चाहिए, चर का जो पावर है वो दशमलव में नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह दिखे तो समझ जाइए कि वह बहुपद नहीं है। यह शर्त है बहुपद होने और न होने के। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, तो पद तो आपने जान लिया, अब हम बहुपद के प्रकार को जानेंगे कि आखिर बहुपद को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया और कितने प्रकार में बांटे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। बहुपद का वर्गीकरण दो भागों में हुआ है, एक पदों के आधार पर, बेस्ड ऑन देयर टर्म, दूसरा यहां टर्म्स होगा, दूसरा घातों के आधार पर, बेस्ड ऑन पावर। चूंकि पदों के आधार पर बहुपद के विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें पहला जो आता है एक पदी बहुपद आता है, जिसे मोनोमियल कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, x अकेला है, 2x² यह अकेला है, y अकेला है, ABC अकेला है। मैं अकेला चरों की गिनती करके नहीं कह रहा हूं, बल्कि इनके बीच में कोई प्लस या माइनस का सिंबल नहीं है, इस वजह से यह अकेला माना जाएगा। हाँ, अगर वो a और b के बीच में प्लस आ जाता तो फिर ये दो माना जाता, एक इधर और दूसरा यहाँ, यानी कि एक a और एक b, क्योंकि इनके बीच में प्लस है। या फिर से a b के बीच में माइनस का भी सिंबल होता तो हम इसको अलग पद और इसको अलग पद मानते, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, या इन दोनों 2 और x² के बीच में देखें, ना तो प्लस का साइन है ना ही माइनस का साइन है, भले ही कई सारे चर एक साथ आ जाए गुणा के रूप में या भागा के रूप में, मगर वो एक पद ही कहा जाएगा। इस वजह से इस तरह के पद को एक पदी बहुपद के नाम से जानते हैं। दूसरा हमें समझना है द्विपदी बहुपद। या बाइनोमियल, इंग्लिश में बाइनोमियल भी बोलते हैं। द्विपदी बहुपद के उदाहरण ये हो गए, क्योंकि इसमें 2 पद हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी उदाहरण लिए जा सकते हैं, जैसे 2x² + 1, यहाँ एक पद ये है, दूसरा पद ये है। या t² - 15, ये एक पद है और ये दूसरा पद है। या a² + b², एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है। तो इस तरह के 2 पदों वाले बहुपद को हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। यानी कि अगर डेफिनेशन लिखना हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जिस बहुपद में केवल
एक पद हो, वह जो है एक पदी बहुपद कहलाता है। तथा जिसमें दो पद जिसमें दो पद शामिल हो, जिसमें दो पद हो या शामिल हो, उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। चलिए अगला जो प्रकार है उसको समझते हैं। तीसरा को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें तीन पद होंगे। इसे हम इंग्लिश में ट्राइनोमियल कहते हैं। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जिस बहुपद में तीन पद हो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं जैसे कि 2x² प्लस 2x प्लस 4, या फिर से x² प्लस 5x प्लस 6। देखिए आप गौर से, एक यहाँ पे पद है क्योंकि बीच में अब प्लस आ गया, प्लस के बाद एक यहाँ है, फिर प्लस के बाद एक यहाँ है। इस तरह से हमारे पास तीन पद शामिल हो गए, एक तो यहाँ, एक दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। उसी तरीके से पहला नंबर ये है पद, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है। इस तरह से हमने देखा कि इस बहुपद के अंदर में तीन तीन पद हैं, तो यह त्रिपदी बहुपद कहलाता है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद 4 पद वाले बहुपद, 5 पद वाले बहुपद, 6 पद वाले बहुपद, ये तो अब जितने पद होंगे उतने पदों के साथ उस बहुपद का नाम जुड़ता हुआ चला जाएगा। जैसे किसी बहुपद में 20 पद हो तो 20 पद वाले बहुपद कहा जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे एक अलग तरह का बहुपद जो कि 0 के बराबर होता है, उसे हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद कहते हैं उसे, यानी कि 0 पॉलिनोमियल। अच्छा, शून्य बहुपद क्या है? शून्य बहुपद क्या है? जो बहुपद शून्य के समान हो, शून्य के समान हो या शून्य हो, वह बहुपद शून्य बहुपद कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे 4x² है और इसमें मल्टीप्लाई 0 कर दिया जाए तो या तो ऐसे रहे या फिर से मल्टीप्लाई हो तो वो 0 बन जाए। दोनों ही सिचुएशन में यह शून्य बहुपद कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यह 0 के बराबर हो गया। चाहे कोई भी बहुपद हो, कितना भी बड़ा हो क्यों ना हो, यदि 0 के साथ गुना होगा तो हम जानते हैं वो 0 बन जाएगा। तो बस इसे हम लोग शून्य बहुपद का नाम दे देते हैं। अब वो या तो केवल 0 हो या फिर से कोई ऐसा पद हो जो 0 के साथ गुना कर रहा हो, तो वह बहुपद जो है वो शून्य बहुपद कहलाता है। याद रहे शून्य का घात, शून्य का घात यानी कि पावर। जैसे आप समझेंगे यहाँ 0 का पावर 1 हो तब भी वो 0 है, 0 का पावर 2 हो तब भी 0 गुने 0 वो 0 ही है, 0 का पावर 4 हो तब भी 0 गुने 0 गुने 0 गुने 0 बराबर 0 ही है। हर सिचुएशन में पावर चाहे कुछ भी आप रख दीजिए, हर सिचुएशन में उसका आंसर जो है 0 आता है। इसलिए शून्य का घात परिभाषित नहीं है, ऐसा करके लिखते हैं, परिभाषित नहीं है यानी कि नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन है। शून्य का घात परिभाषित नहीं है क्योंकि आप पावर चाहे जितना भी रख लें लेकिन एक ही तरह का आंसर आता है, वो है 0। इस तरह से घात के पदों के आधार पर हमने 4 प्रकार के बहुपद को जाना, उसकी पहचान को हमने जाना। अब हम जानेंगे घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब हम जानेंगे घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो हमने जैसा कि कहा था कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार को जानेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स, घात के आधार पर जो भिन्न प्रकार के बहुपद है उनमें सबसे पहला है रैखिक बहुपद। तो यह वह बहुपद है जिसका डिग्री यानी कि घात 1 हो। जैसे देखेंगे आप 4x दिया है एग्जाम्पल में, 4x का घात क्या छुपा है? यहाँ पे 1 छुपा है, यहाँ भी घात 1 छुपा है और यहाँ पर कुछ घात नहीं, असल में यहाँ पे x का पावर 0 छुपा होगा। तो 0 और 1 में जो डिग्री है, ये जो बड़ा है वो 1 है, इसलिए हम 1 की मान्यता देते हैं और यह घात 1 होने के कारण यह रैखिक बहुपद के उदाहरण बन गए। यहाँ भी घात 1 है, यह रैखिक बहुपद का उदाहरण है। घात देखना है और पहचानना है कि वो रैखिक है कि द्विघाती है। द्विघाती की पहचान क्या है? तो मेरे फ्रेंड्स, द्विघाती की पहचान आप देखेंगे, जिस बहुपद का घात 2 हो, क्या कहा जा रहा है? जिस बहुपद का घात 2 हो, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 है, इसका घात 2 है। अच्छा, ये संख्या के ऊपर का घात नहीं देखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ चर ABCD में जो भी आते हैं उसके घात को देखना है। आप यहाँ पे देखिए तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा एक ही में है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 0 है, x का पावर 0, बट
यहाँ पे 2 है तो सबसे बड़ा 2 होने के कारण इसका घात 2 ही कहलाएगा। और यह जो बहुपद है जिसमें 2 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, 0 भी शामिल है, लेकिन ये द्विपदी ही कहलाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो समझिए पावर 0 छुपा हुआ है। लेकिन 0, 1, 2 में सबसे बड़ा 2 है, इसलिए यह जो बहुपद है वो द्विघाती बहुपद कहलाएगा। भले ही 1, 2, 3 टर्म है, उससे कोई मतलब नहीं। भले ही 2 टर्म है, 2 टर्म माने 2 पद है, लेकिन बस इसके घात से मतलब है। पावर है 2 तो ये हो गया द्विघाती बहुपद, पावर है 2 तो ये हो गया द्विघाती बहुपद। तीसरी जो चीज है मेरे दोस्त, वो हम बात करने वाले हैं त्रिघाती बहुपद की। तो जिस बहुपद का घात 3 हो, जैसे आप इसमें 2 देखे हुए हैं, इसमें अब 3 देखना है आपको। जहां जहां हो वहां वहां चुनाव करना है। जैसे यहाँ पे घात 3 है, फिर यहाँ पे घात 3 है, यहाँ 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, मगर सबसे बड़ा इस वाले बहुपद में कौन है? 3 है, तो वो जो है त्रिघाती बहुपद ही कहलाएगा, ना कि 2 होने की वजह से द्विघाती और ना 1 होने की वजह से रैखिक। सबसे ज्यादा देखना है कौन है, जो है उसी का नाम दे देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये भी त्रिघाती है, आप देखकर बताइए। यहाँ पे 3 है ना पावर, इस वजह से। यहाँ पे देख कर बताइए, बिल्कुल सही, त्रिघाती बहुपद। यहाँ देखकर बताइए, ये भी एक त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि इसका भी पावर क्या है? 0 है। चलिए आगे बढ़ते हैं द्विघाती द्विघाती के बारे में। तो द्वि का मतलब होगा 2 दूनी 4, इन 4 घात वाले बहुपद। तो जिस बहुपद का घात क्या हो? 4 हो, वो द्विघाती बहुपद कहलाता है। दूसरी चीज कि यहाँ पर कैसे पहचाने कि यह जो है द्विघाती है, यानी कि 4 घात वाले बहुपद है? बस इसका पावर देख के, पावर देखकर, ये यहाँ से यहाँ तक है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक है, इसका पावर देखिए, ठीक है। तो जिसका भी पावर यानी कि घात 4 हो, उस बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, ठीक है। आगे हम जानेंगे एक और पद अचर बहुपद के बारे में। किसके बारे में? अचर बहुपद के बारे में। अचर बहुपद क्या होता है, या फिर से उसको शून्य घाती बहुपद भी हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं शून्य घाती बहुपद। जैसे जिस बहुपद का घात 0 हो, जिस बहुपद का घात 0 हो, जैसे आप देख सकते हैं x का पावर जो है, आप देख सकते हैं x का पावर 2 है, तो इसका मतलब x गुने x ऐसे। और यदि x का पावर अगर 0 हो जाए तो केवल 1, क्योंकि x का पावर 0 या दुनिया का कोई भी चर हो जिसका पावर 0 हो, वह जो है 1 के बराबर होता है। यहाँ पे कहा गया शून्य घाती बहुपद और अचर बहुपद, अचर बहुपद और शून्य घाती बहुपद, है ना। जिस बहुपद का घात 0 हो, अब इसका घात आप देखेंगे क्या 0 है? नहीं है, इसका 0 है ना, हाँ। तो या वह बहुपद जो अचर हो, ठीक है। जैसे कि 2x का पावर 0 का मतलब हो गया 2 × 1 = 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2x में क्या था? पावर 0 था। तो यहाँ पे क्या है? जिस बहुपद का घात 0 हो, इस बहुपद का घात 0 है, तथा वह बहुपद जो अचर हो, यह अचर भी है। अगर अंदरूनी मामलात को देखें तो ये क्या है? यह अचर भी है, ये अचर भी है, ठीक है। और कह रहा है कि उसे अचर बहुपद या शून्यक घात वाली अचर बहुपद, अच्छा अचर बहुपद, जैसे नॉर्मली कोई संख्या हो गया अचर बहुपद में, जैसे 120 हो सकता है, 60 हो सकता है, 65 हो सकता है, ठीक है। अचर बहुपद या शून्य घाती बहुपद जिसमें शून्य घात है, सेम चीज है, बहुपद कहलाता है। कौन कहलाता है? जिस बहुपद का घात 0 हो, वह बहुपद जो अचर हो, है ना, उसे अचर बहुपद या शून्य घाती बहुपद कहते हैं। याद रखेंगे। तो इस तरह से जो होता है, यह घात के आधार पर भी प्रकार हो गया। तो हम पहले भी बता चुके हैं बहुपद का परिचय देते समय कि बहुपद के प्रकार में घातों के आधार पर रैखिक बहुपद भी होते हैं, रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघाती बहुपद, तीसरा त्रिघाती बहुपद। और इन सभी बहुपदों के प्रकार के हमने मानक रूप भी दिया हुआ था। जैसे रैखिक बहुपद का मानक रूप ax + b था, द्विघाती बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c था, और त्रिघाती बहुपद का मानक रूप ax³ + bx² + cx + d था। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमें जानना है कि मानक रूप क्या है। देखिए, मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए, मानक रूप का मतलब हुआ कि बहुपद के घातों को घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखना। इसका अर्थ क्या हुआ? बहुपद के, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप क्लियरली समझ पाए, बहुपद के घातों का बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे -2x - 8 + x² है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि -2x में
पावर ए के छुपा हुआ है, और यहाँ पे एक अचर है, अचर पद -8। तो -8 का मतलब हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जब कोई अचर पद हो तो उसके साथ चर 0 के घात में छुपा रहता है, यानी कि -8 का मतलब हुआ -8x का पावर 0। तो इसका मतलब यह हम कह सकते हैं कि इस 8 में जो है चर का घात 0 है, यानी कि 0 है। तो पहले जो घात आया वो 1 आया, उसके बाद जो घात आया वो 0 आया, और उसके आखिर में जो घात है वो 2 है। तो आप देखकर बताइए कि क्या यह संख्या बढ़ते क्रम में है या फिर से क्या यह संख्या घटते क्रम में है। तो उम्मीद है कि आपका आंसर होगा नहीं, ना तो यह संख्या बढ़ते क्रम में है और ना ही यह संख्या घटते क्रम में है। अगर बढ़ते क्रम में होता तो एक से बड़ा यहाँ पर होता और उससे बड़ा यहाँ पे होता। अगर घटते क्रम में होता तो इससे छोटा जैसा कि यहाँ है तो इससे छोटा ये अब होता। तो ना तो यह घटते क्रम में है और ना ही यह बढ़ते क्रम में है, ये दोनों में से किसी क्रम में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो बहुपद है यह अपने मानक रूप में नहीं है। क्या कहेंगे? यह बहुपद अपने मानक रूप में नहीं है। अब अगर सवाल आए कि आप इसे अपने मानक रूप में कैसे बदल सकते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स इसको अगर सवाल आए ऐसे कि -2x - 8 प्लस x² को मानक रूप में बदलिए, मानक रूप में बदलें या बदलिए, तो कैसे हम बदलेंगे? तो हम तो यह जानते हैं कि मानक रूप का मतलब यह होता है कि बहुपद के घातों को या तो बढ़ते क्रम में सजा दे या फिर से घटते क्रम में सजा दे। तो हम घटते क्रम में सजाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो घात है वो यहाँ है, तो पहले हम यह लिख लेंगे इसके साइन के साथ। क्या कर रहे हैं हम? मानक रूप में लिख रहे हैं। किस रूप में? मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पर क्या प्राप्त होता है? x का पावर 2, चूंकि पहले प्लस है तो फर्स्ट टर्म है तो आप प्लस दे भी सकते हैं या फिर से नहीं भी दे सकते हैं। तो चलिए अगला जो है 2 से कम घात किसका है? जस्ट कम, तो इसका है, पावर 1 छुपा है, लेकिन यह माइनस के साथ है तो ठीक हम माइनस के साथ ही लिखेंगे। और सबसे कम जो घात है वो -8 का है, हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए आप, उसका पावर 0 है तो सबसे लास्ट में होगा ये। अब यहाँ पर घात जो हम देख रहे हैं, पहले घात 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, तो यह एक घटते क्रम में है। अतः हम कह सकते हैं कि जो मैंने लिखा है यह अपने मानक रूप में है। तो किसी भी तरह का जब क्वेश्चन आए तो आप उसको या तो घटते क्रम में लिख लीजिए, घातों को घटते क्रम में सजा दीजिए, या फिर से बढ़ते क्रम में उनके पदों को सजा दीजिए घातों के आधार पर, तो वो अपने मानक रूप में हो जाएगा। इस तरह से और भी कई सवाल हैं जिसको उनके मानक रूप में लिखना होगा, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुल मिला के 5 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को उनके मानक रूप में बदलना है। तो आप बदल लीजिए और अपने शिक्षक की मदद से इसे चेक करा लीजिए कि ये आपने सही बनाया या गलत, या फिर से कमेंट कीजिए। अब हम घात के आधार पर प्रकारों को जानेंगे तथा उसमें मौजूद शून्यकों की संख्या के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम शून्यक के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर शून्यक है क्या। यानी बहुपदों के शून्यक के बारे में जानेंगे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, जीरो एक ऐसा मान है, एक ऐसा मान है ना, जिसको बहुपद में रखने पर मान शून्य हो जाए, शून्य आ जाए, वह मान बहुपद का शून्यक यानी कि जीरो कहलाता है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, चलिए उस एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मानता हूं कि 2x + 1 हो जाए, हालांकि यह एक रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद में ही हम लोग मान रखते हैं। इसमें x दिख रहा है, चर का एक मान हम चुन लेते हैं और वह है -1/2। ठीक है, -1/2 वो रख कर देखते हैं x के जगह पर। जैसे 2x है + 1 है, 2 और x में गुना हो रहा है, x के जगह पर हम -1/2 ले लेंगे, +1 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1,
यहां पर जो पहले से था +1 वो +1। आप जरा गौर कीजिए कि यहां पर -1 और +1 क्या आएगा? 0। आखिर 0 क्यों आया? x की जगह पर हमने 1/2 लिया तभी तो आया। आप देख सकते हैं 1/2 लेने से ही आया। तो इस बहुपद के लिए -1/2 शून्य कहलाएगा। तो हम लिखेंगे कैसे? अतः 2x + 1 का एक शून्यक -1/2 है। अब यदि कोई ऐसा मान हम ले लेते हैं, कोई ऐसा मान जो कि 2x में रखने पर 0 नहीं होता है, जैसे हम x बराबर 3 लेते हैं, लेने पर यहाँ पर 2x + 1 है, तो 2 गुना x की जगह पर क्या लेना है हमें? 3 लेना है, +1 2 तिरका 6 आएगा, +1 6 और 1 मिलकर 7 हो गया। यहाँ x बराबर 3 रखने पर बहुपद का मान 0 नहीं आया। तब हम कह सकते हैं कि अतः 2x + 1 का एक शून्यक 3 नहीं है। एक शून्यक 3 नहीं है। तो शून्यक वो होता है जिसको रखने पर मान 0 आ जाए। अब आप समझ गए। हमने यहाँ पर एक ऐसा बहुपद लिया है जिसका घात 1 है। तो याद रखेंगे, जब आप घात 1 वाला बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद का जब आप शून्यक निकालेंगे तो अधिक से अधिक केवल एक ही शून्यक निकल पाएगा, 2 शून्यक संभव नहीं है। इसी तरीके से जो द्विघाती बहुपद होते हैं उसके अधिक से अधिक 2 ही शून्यक हो सकते हैं, उससे अधिक संभव नहीं है। तो चलिए हम ऐसा ही एक सारणी तैयार करते हैं जिसमें बहुपदों के प्रकार और उसमें शून्यकों की संख्या प्राप्त की जा सके। यहाँ पे लिखते हैं हम बहुपद का प्रकार। इसमें प्रकार को लिखना है, बहुपद के प्रकार को लिखना है। फिर हम लिखते हैं घातों की संख्या, घात। फिर हम लिखते हैं शून्यकों की संख्या, शून्यक। हम लिख सकते हैं घातों की संख्या, शून्यकों की संख्या। हो गया। यहाँ पर लिखेंगे मानक रूप वो किस डिजाइन का दिखता है, और यहाँ पर ग्राफीय निरूपण। बहुपद का प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार आएगा वो होगा हमारा रैखिक बहुपद। क्या आएगा? हमारा रैखिक बहुपद आएगा। ये घातों की संख्या, शून्यकों की संख्या, मानक रूप, ग्राफीय निरूपण। पहला नंबर यहाँ पे लिखते हैं क्रम संख्या 1, वो है रैखिक बहुपद। घातों की संख्या 1, शून्यकों की संख्या भी इसकी 1 होती है। मानक रूप ax + b, जहां a not = 0। a इसलिए 0 नहीं होना चाहिए, यदि a 0 हो गया, सोचिए यदि a 0 हो गया, मान लीजिए a बराबर 0, तो इस पे पुट कीजिए ax + b है, इसका मतलब a की जगह पर 0 लगाना है, गुना ax + b। 0 गुना x बराबर आ जाएगा 0, सिर्फ बचेगा b। अगर b कोई पूर्णांक है तो यह अचर हुआ। मान लीजिए b कोई पूर्णांक है, 1 2 3 के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो यह तो अचर हुआ। तो यह बहुपद जो है रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा, वह जो है अचर बहुपद कहलाएगा, या फिर से शून्यघाती बहुपद कहलाएगा। तो हम बात कर रहे हैं रैखिक बहुपद की, रैखिक बहुपद में जो मानक रूप होता है वो इस तरह से होता है जैसा कि लिखा गया। दूसरी बात, इसका ग्राफीय निरूपण यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं शून्यकों की संख्या आई है 1, उस तरह से अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, मान लीजिए कि x प्लस जो है वो 5 कोई रैखिक बहुपद है, इसका हम शून्यक निकालेंगे, ठीक है, और ग्राफीय निरूपण भी करेंगे। ऐसा हम प्रश्न ले लेते हैं बहुपद x + 5 का शून्यक ज्ञात करें, साथ ही उसका ग्राफीय निरूपण करवाएं। ग्राफीय निरूपण
ग्राफीय निरूपण भी दर्शाएं। चलिए, सवाल हमारे पास है x+5 और इसका शून्यक निकालना है। निकालने का बहुत ही आसान तरीका है रैखिक बहुपद में। अब लिखेंगे हल, लिखेंगे x+5 बराबर 0, x यही रहेगा, +5 उधर जाकर माइनस कर लेगा, x बराबर -5। यहाँ पर x की जगह पर -5 जो है यह एक शून्यक है। अब इसको अगर हम ग्राफ पे बनाना चाहें तो सबसे पहले तो हमें मूल बिंदु देना होगा, फिर इधर पॉजिटिव होता है +1, +2, +3, +4, +5, -1, -2, -3, -4, -5, फिर -1, -2, इस तरह से -3, -4, -5, -6, फिर ऊपर 1, 2, 3, 4, 5। ये है हमारा कार्तीय तल, जिसे हम यहाँ पे हम x, यहाँ पे x डैश, यहाँ y, पॉजिटिव की तरफ y, नेगेटिव की तरफ y डैश, तो इसे x अक्ष कहते हैं, इसे y अक्ष कहते हैं। इसका फुल डिटेल हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में जानेंगे। फिलहाल अभी हमें ग्राफ बनाना है x की जगह पर 5 के लिए, x के लिए ग्राफ बनाना है। x का वैल्यू है -5, तो x अक्ष तो इसी को कहते हैं। इसमें -5 केवल और केवल कहाँ है, यहाँ पर है, केवल और केवल यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई आंसर भी नहीं है कि और टिक किया जाए। तो फिर ये पॉइंट पर खींचना होता है तो y के समांतर खींचना होता है। x अक्ष पर यदि कोई बिंदु है तो y के समांतर रेखा होगी, याद रखेंगे। x अक्ष पर बिंदु हो तब ग्राफ y अक्ष के समांतर खींची जाती है। x अक्ष पर बिंदु हो तब रेखा ग्राफ y अक्ष के समांतर खींची जाती है, यानी कि ये जो y अक्ष है इसके समांतर ऐसे खींच दिया जाएगा। अब बताइए कि यहाँ पे ग्राफ कैसा है, एक सरल रेखा है और कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, एक बिंदु पर। तो इस तरह से जो है ये सारी चीजें हम लोग लिखेंगे। एक सरल रेखा है और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है इसी खंड में। ग्राफीय निरूपण कैसा है, सरल सीधी रेखाखंड, सरल और सीधी रेखाखंड है जो केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करता है। इस तरह से अगर हम देखना चाहें तो जो दूसरा आएगा, वो जो है द्विघाती बहुपद। ठीक है, घातों की संख्या 2, शून्यकों की संख्या 2, मानक रूप ax² + bx + c, जहां क्या a not equal to 0 एंड जो पावर है वो नहीं गिरना चाहिए, पावर जो है वो नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही तो मानक रूप की पहचान है। ठीक है, a 0 नहीं होनी चाहिए और पावर भी नहीं हटना चाहिए। अगर a 0 आ गया तो पावर का कोई मोल नहीं, वो भी 0 बन जाएगा, वो टर्म, तो फिर यह जो है रैखिक बहुपद बन जाएगा। ग्राफीय निरूपण इसकी तो सरल सीधा रैखिक बहुपद में सरल सीधी रेखाखंड जो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। मगर यहाँ जो द्विघाती बहुपद है इसके दो शून्यक होते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, दो शून्यक होते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि t² -16 है, तो क्या करेंगे, t² -16 = 0 करेंगे। t² -16 है तो उधर जाकर प्लस करेंगे, प्लस इधर t है तो उधर जाकर +-√16 होगा और +-4 आंसर आएगा, यानी अल्फा बराबर +4 एंड बीटा = -4। ये अलग अलग वैल्यू आया, एक प्लस में और एक माइनस में। अब इस चीज को अगर ग्राफ पे कोई रिप्रेजेंट करना चाहे तो सीधी सी बात, एक +4 तो यहाँ पर है x अक्ष पे, एक -4 यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, जैसे -4 तो यहाँ पर है। तो अब एक तो +4 यहाँ है, दूसरा -4 यहाँ है, इन दोनों पॉइंट को कैसे मिलाएंगे, तो इन दोनों पॉइंट को ऐसे ले जाके ऐसे मिलाना है।
तो इस रेखा को सीधी रेखा नहीं कहते, इसे परवलयिक रेखा कहते हैं, परवलयिक रेखा। ठीक है, तो यह परवलयिक रेखा से क्या करती है, द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो परवलयिक ग्राफ होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, परवलयिक, परवलयिक, परवलयिक या परवलयिक होता है, यानी कि ऐसा मुड़ा हुआ, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। कितना बिंदु पर, दो बिंदु पर, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, दो बिंदु पर। इस तरह से त्रिघाती बहुपद में घातों की संख्या 3 हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 3 और ax का पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना। सरल रेखाखंड एक का, इसका 3 जगह पर प्रतिच्छेद करने वाला, 2 जगह पर प्रतिच्छेद करने वाला। तीसरी जो प्रकार है कि त्रिघाती बहुपद, उसमें 3 जगह पर प्रतिच्छेद करेगा। द्विघाती है या चतुर्घाती बहुपद, तो वहां पर जो है चतुर्घाती बहुपद, ये 4 घात वाला बहुपद, वहां पे जो है 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। तो इस तरह से अगर दिया हो बहुपद और पूछे अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, इसका मानक रूप क्या था, मानक रूप यहाँ से बता दीजिएगा, शून्यकों की संख्या यहाँ से बता दीजिएगा, घातों की संख्या यहाँ से बता दीजिएगा। तो इस तरह से अगर पूछ दे कि उसका जो है वो ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो सरल होगा कि सीधी होगा, या फिर से वो आपको याद रखना पड़ेगा कि सरल होगा कि टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बनेगा। तो इसका जो है ये चार्ट समझ लीजिए, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, इसी तरह से आता है आगे त्रिघाती बहुपद और चतुर्घाती बहुपद और शून्यघाती बहुपद। शून्यघाती बहुपद मुख्य रूप से इस तरह से रहता है, जो कि मेनली इस तरह से ज्यादातर बदल दिया जाता है ऐसे। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर आपने शून्यक क्या होता है ये जाना, शून्यक कैसे निकलता है रैखिक बहुपद में ये आपने जाना कि पहले 0 हम बाद में रख देते बाहर, प्लस में 1 है ना, वो x के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो उधर जाकर पहले माइनस कर लेगा, 2x है तो 2 और x में गुना हो रहा है तो x वहीं रहेगा और 2 जाकर उधर डिवाइड कर देगा। इस तरह से शून्यक निकाल सकते हैं। फिर जो है शून्यकों के अनुसार और उनके ऊपर घातों के अनुसार उनके मानक रूप बनाए गए हैं और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ग्राफ बना के समझाए गए कि आखिर वो सीधी रेखा पर गमन कैसे करती है, आखिर ये परवलयिक रेखा पर गमन कैसे करती है। 3 को जिसमें शून्यक होगा वो ऐसे भागेगा, 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 बस ऐसे। ठीक है, वो काउंटिंग कर लेगा कितने बार वो काटी हुई है। तो इस तरीके से जो है ग्राफ इसका बनता है ना मेरे फ्रेंड्स। तो अब हम जानेंगे कि द्विघाती बहुपद में शून्यक कैसे निकाला जाता है। रैखिक बहुपद का तो शून्यक हमने निकालना सीख लिया, लेकिन द्विघाती बहुपद में हम लोग कैसे निकालेंगे, द्विघात बहुपद का शून्यक या गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का शून्यक निकालना सीखेंगे। किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं कि एग्जांपल लेकर। जैसे कि x स्क्वायर हो गया, 7x हो गया और प्लस 12 हो गया, इसका गुणनखंड करना है और साथ ही साथ इसका शून्यक भी निकालना है कि कैसे निकलेगा। चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हल, फिर हम हल करना चालू करेंगे। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे तो यहाँ पे जो छुपा हुआ है 1 और ये जो है 12, यानी कि हम लोग जानते हैं ना द्विघात बहुपद का मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो c में और a में हम मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर के जो बगल में है उसमें और अचर में गुना करेंगे। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 12 है, तो 1 और 12 में हम गुना करेंगे, कितना आएगा 12। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 6 2 से 3 3 से 1 टाइम्स आ गया, यानी कि 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 1 आ गया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे पास उसका अभाज्य गुणनखंड का तो गुणनफल रूप प्राप्त हो गया, लेकिन इसमें से 2 ऐसे ग्रुप छांटना है, 2 ऐसे ग्रुप बनाना है ताकि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो इसमें से छाटेंगे। जैसे मान लिया कि मैंने यहाँ पे एक जगह मैंने 2 ले लिया, यहाँ पे 2 3 का 6 ले लिया। अब ये जोड़ने पर तो 7 नहीं आएगा क्योंकि मुझे 7 लाना है, या घटाने पर भी 7 नहीं आएगा, तो ये ग्रुप हम नहीं ले सकते हैं। अगला ग्रुप की तैयारी करेंगे। जैसे 2 2 को एक साथ कर दे रहे हैं तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4,
और 3 एकम 3। ये घटाने पर तो 7 नहीं आएगा, लेकिन जोड़ने पर जरूर 7 आ जाएगा। तो ये ग्रुप हम चाहे तो ले सकते हैं। हाँ, इसकी जांच जरूर कर लेना है कि ये सटीक है कि नहीं। जांच कैसे करेंगे, इन दोनों में गुणा करके देखिए कि यहाँ पे इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, 12 एकम 12 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो 4 3 12 हो जाता है, यानी कि आ रहा है। और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला बी के वैल्यू के बराबर, जैसे यहाँ पे एक्स के बगल में बी होता है ना, तो बी के यानी कि 7 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 भी आ जा रहा है, और गुना करेंगे तो 12 भी आ जा रहा है, यानी कि ये हम ले सकते हैं, ये हमारे लिए सटीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से इसको सॉल्व करना। तो देखिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस का प्लस लिख देंगे, यहाँ एक्स है तो एक्स भी लिख देंगे। बस 7 की जगह पर हम ब्रैकेट दे के ये 4 + 3 लिखेंगे। ब्रैकेट जरूर देना है आपको हमेशा, ताकि माइनस प्लस में कभी गड़बड़ ना हो। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 में और x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 3 में और x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और प्लस यहाँ पे 12 बराबर 0 आ गया। या यहाँ देंगे, और यहाँ पर अब कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें क्या कॉमन है दिख रहा है आपको, इसमें डबल एक्स है, इसमें 4 और x है। अगर आप 8 क्लास के हिसाब से थोड़ा बनाना चाहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x में कॉमन लेना चाहेंगे, तो इसको तोड़ दीजिए, x इंटू एक्स, और प्लस का प्लस इसको भी तोड़ दीजिए, 2 इंटू एक्स। दोनों में गौर से देखिए क्या क्या कॉमन है, केवल एगो x कॉमन है, तो एक x बाहर ले लेंगे। जब आप एक x बाहर ले लीजिएगा तो इसमें क्या बचेगा, एगो सिंगल x प्लस बचेगा। फिर इसमें एगो x आप बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 दूनी 4 बचेगा। बस यही चीज बिना सोचे समझे x + 4 यहाँ नोट कर लेना है। और ये यहाँ पे प्लस है तो इसलिए यहाँ पे प्लस दे देना है, ब्रैकेट दे दीजिए। अब सोचिए कि यहाँ कौन सी संख्या रखे, यहाँ कौन सी संख्या रखे कि x से मल्टीप्लाई होकर 3x आ जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई होकर 12 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली आप ये रख सकते हैं, 4 में किस चीज से मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाता है, 12 आ जाता है, आप सोचिए। तो 3 से, जाहिर सी बात है कि 3 आप रखेंगे। तो चेक कर लीजिए, 3 में x से गुना करेंगे 3x आया, 3 में 4 से गुना करेंगे 12 आया, यानी कि आपने सटीक रख लिया, सटीक आंसर आपने रख लिया। तो बाहर में है x और यहाँ पे बाहर में है 3, इसको इकट्ठा कर लेंगे, और ई दोनों के बदले में एक यहाँ पे x + 4 ले लेंगे। इस तरीके से हो गया ये गुणनखंड। यहाँ पे आ गया बहुपद का गुणनखंड, लेकिन हमें तो शून्यक निकालना था। तो अब हम क्या करेंगे कि x + 3 को इधर ही रखेंगे। मान लीजिए कि यह इधर जैसे कि गुणा कर रहा है और 0 के साथ जाकर भागा करेगा, तो निश्चित है कि यह 0 बन जाएगा, तो उधर 0, या फिर से या और दे दीजिए। और अगर x + 4 को आप इधर रखते हैं तो अगर यह गुणा कर रहा है तो उधर 0 के साथ जाकर भागा करेगा तो क्या बन जाएगा, 0। या यूं आप कह सकते हैं कि एक बार इसको 0 के बराबर रख दीजिए और दूसरी बार इसको भी 0 के बराबर रख दीजिए, दो शून्यक आपका निकल जाएगा। x प्लस में 3 है, 0 के साथ जाके माइनस करेगा। यहाँ पर x प्लस में 4 है, 0 के साथ जाके माइनस करेगा। या x बराबर -3 हो गया, और x बराबर यहाँ पर जो है -4 आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं यह भी एक शून्यक है और यह भी एक शून्यक है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद का जो है दो शून्यक आते हैं। तो एक को हम अल्फा मान सकते हैं -3, तथा दूसरे को जो है हम बीटा मान सकते हैं -4। यदि हमें कह दिया कि शून्यकों की संबंध की सत्यता जांच करना है, अगर शून्यकों की संबंध की सत्यता, शून्यकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच करना है। अगर ऐसा करना हो तो फिर हम इसकी जांच करेंगे। हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे लिखेंगे LHS, हमारे पास मौजूद है अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा को ऐड करेंगे, -3 प्लस -4, दोनों मिलकर क्या आएगा, -7। और फॉर्मूला हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का जो होता है वो -b/a होता है, तो माइनस का माइनस देंगे। और इसमें बहुपद को देखेंगे कि b की जगह कौन है, तो 7 है। x के बगल वाला जो है, यहाँ पे आप देखिए x के बगल वाला b कहलाता है, तो यहाँ भी x के बगल वाला 7 है, तो b की जगह पर हम क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। और नीचे a है तो a की जगह पर यहाँ पे 1 छुपा है, x स्क्वायर का बगल वाला a कहलाता है, तो x स्क्वायर के बगल में यहाँ पे 1 छुपा है, तो 1 दे देंगे। कटने के बाद माइनस आता है, क्या ये दोनों सेम आया, -7। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह LHS है और यह क्या है, एक RHS है। LHS RHS क्या है, समान है। अभी और है अल्फा इंटू बीटा करना। अल्फा इंटू बीटा करने के लिए हमें अल्फा चाहिए, तो अल्फा का मान जो है वो -3 है और बीटा का जो मान है वो -4 है। तो क्या करेंगे, -3 और गुण्य -4 करेंगे, 3 चौका हो जाएगा 12 और माइनस +12। ये हो गया आपका LHS। फिर इसका RHS कौन है, तो वो है फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। सी की जगह पर सी कौन होता है, अचर पद होता है। आप देखेंगे सी कहाँ है, सबसे लास्ट में, यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन है, 12, तो 12 हो गया सी, 12 हो गया सी।
और ए कौन है, तो एक छुपा हुआ, कट के क्या आएगा +12। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम आ गया, तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, आर प्रूव्ड, सत्यापित हो गया, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर, इनकी संबंध की सत्यता की जांच हो गया। इस तरीके से आप और भी डिफरेंट तरह के क्वेश्चनों का गुणनखंड निकाल सकते हैं। आप एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इसको आप बनाकर कमेंट कीजिए कि इसका शून्यक कौन कौन होगा। इसके अलावा भी और भी बहुत तरह के बहुपद के क्वेश्चन होते हैं, जैसे रूट वाला, पॉइंट वाला, फ्रैक्शन वाला, वो सब हम सीखेंगे अगले वीडियो में।